फ्रेंड्स अभी हम लोग सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट में क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सीवीए में उसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सबसे पहले अभी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अभी ऑनसेट ऑफ सीवीए सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे मतलब यहाँ पे ऑनसेट ऑफ सीवीए मतलब पेशेंट को जो पैरालिसिस के पेशेंट के जो सिम्टम्स ऑनसेट हुए हैं ये सब चीजें हमें वहाँ पे देख लेना रहता है। फ्रेंड्स जब भी पेशेंट हम लोग पैरालिसिस के पेशेंट का हिस्ट्री टेकिंग या फिर एग्जामिनेशन वगैरह करते हैं तो हिस्ट्री टेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहता है कि पेशेंट को सिम्टम्स कैसे कैसे डेवलप हुए थे। पेशेंट के सिम्टम्स सडन डेवलप हुए या फिर ग्रेजुअल इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसके सिम्टम्स वगैरह डेवलप हुए, ये सब चीजें हमें वहाँ पे देख लेना बहुत जरूरी होता है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, पेशेंट का जो ऑनसेट ऑफ सीवीए होता है वहाँ पे एम्बोलिक ओरिजिन की वजह से या फिर थ्रोम्बोइक ओरिजिन की वजह से या फिर हेमोरेजिक होने के चांसेस है क्या, ये सब चीजें वहाँ पे डिफरेंशिएट होते हैं और वहाँ पे हम लोग प्रोविजनल डायग्नोसिस वगैरह हम लोग बना सकते हैं और वहाँ पे इमरजेंसी इंटरवेंशन वगैरह क्या क्या करने हैं ये सब चीजें भी हमें वहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसके साथ साथ फ्रेंड्स हमारे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट वगैरह रहते हैं जो वहाँ पे उनको एग्जामिनर वगैरह फाइनल ईयर के स्टूडेंट में एग्जाम प्रैक्टिकल एग्जाम में एग्जामिनर वगैरह ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑनसेट ऑफ सीवीए वगैरह कैसे कैसे होता है, ऑनसेट ऑफ पैरालिसिस पेशेंट का कैसे हुआ है। जब भी पेशेंट हम लोगों को पैरालिसिस पेशेंट को केस टेकिंग वगैरह लेते हैं ऐसे केसेस में एग्जामिनर हमें पूछता है कि वहाँ पे पेशेंट को ऑनसेट सिम्टम्स कैसे कैसे हुए थे ये हमें बताना रहता है। इसलिए इसी ऑनसेट ऑफ सीवीए के हिसाब से हम लोगों को थ्रोम्बोइक ओरिजिन है क्या, वहाँ पे ऑनसेट ऑफ सीवीए के हिसाब से हम लोगों को ये थ्रोम्बोइक ओरिजिन है या फिर एम्बोलिक ओरिजिन है या फिर हेमोरेज वगैरह है, ये सब चीजें हमें वहाँ पे डिफरेंशिएट करके उनको बताना रहता है। ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट को मैक्सिमम स्टूडेंट को ये नहीं पता रहता फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, इसलिए सबसे दिक्कत जाती है ऐसे स्टूडेंट को, इसलिए हम लोगों की अच्छी तरह से डिटेल में चैप्टर से ये अच्छी तरह से डिटेल में ये पार्ट हम लोग को देखना है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, इसलिए सबसे पहले अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑनसेट ऑफ सीवीए। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑनसेट ऑफ सीवीए का हम लोग ऑनसेट ऑफ पैरालिसिस भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स को हम लोग ऑनसेट ऑफ पैरालिसिस भी कर सकते हैं। वहाँ पे पैरालिसिस के ऑनसेट से हम लोगों को वहाँ पे ओरिजिन कौन सा है ये हम लोगों को पता चलता है। ठीक है, ये ऑनसेट ऑफ सीवीए के हिसाब से हम लोगों को कौन से ओरिजिन से या पैरालिसिस हुआ है ये हम लोगों को पता चलता है। ये ओरिजिन कौन सा फ्रेंड्स यहाँ पे थ्रोम्बोसिस की वजह से या फिर एम्बोलिज्म की वजह से या फिर हेमोरेजिक की वजह से ये स्ट्रोक वगैरह कैसे डेवलप हुआ है ये ओरिजिन हमें पता चलती है। ठीक है, ये ऑनसेट ऑफ सीवीए से हम लोगों को ओरिजिन पता चलती है, सीवीए की ओरिजिन कहाँ से हुई, वहाँ पे कॉजेस वगैरह क्या क्या है इस तरह से हम लोगों को पता चलता है। इसलिए जरा सा हम लोगों को एक एक करके तरह से डिटेल में देखेंगे फ्रेंड्स अभी। ठीक है, इसलिए अभी हम लोग ऑनसेट ऑफ सीवीए देख लेते हैं, उसके ओरिजिन से थ्रोम्बोसिस ओरिजिन, एम्बोलिक ओरिजिन या फिर हेमोरेजिक ओरिजिन से हम लोगों को अभी देखना है फ्रेंड्स एक एक करके। ठीक है, फ्रेंड्स यहाँ पे समझो थ्रोम्बोसिस ओरिजिन से पेशेंट के सिम्टम्स कैसे कैसे होते हैं जरा सा देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेशेंट को जो थ्रोम्बोसिस ओरिजिन से समझो स्ट्रोक वगैरह डेवलप हुआ है तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पेशेंट होता है जनरली ओल्ड एज पेशेंट रहते हैं। थ्रोम्बोसिस की वजह से जो सिम्टम्स वगैरह डेवलप होते हैं ऐसे केसेस में पेशेंट्स को जो पेशेंट का एज रहता है ना तो ओल्ड एज पेशेंट वगैरह रहते हैं और जो एम्बोलिज्म के पेशेंट रहते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे यंग एज पेशेंट रहते हैं। ठीक है, यंग एज पेशेंट रहते हैं ऐसे एम्बोलिज्म के। और फ्रेंड्स यहाँ पे हेमोरेजिक जो स्ट्रोक वगैरह डेवलप होता है ये जनरली ये फ्रेंड्स यूजुअली हाइपरटेंसिव पेशेंट में जो अनकंट्रोल हाइपरटेंशन रहता है या फिर इल ट्रीटेड हाइपरटेंशन वगैरह पेशेंट रहते हैं ऐसे केसेस में फ्रेंड्स जनरली हेमोरेजिक स्ट्रोक वगैरह प्रेजेंट रहता है ऐसे केसेस में। ठीक है, फिर एज के हिसाब से थ्रोम्बोसिस जो है फ्रेंड्स यहाँ पे ओल्ड एज पेशेंट में होता है, एम्बोलिज्म हो गया फ्रेंड्स यंग एज पेशेंट में वगैरह रहता है एम्बोलिज्म स्ट्रोक वगैरह, और हेमोरेजिक स्ट्रोक वगैरह जनरली फ्रेंड्स हाइपरटेंसिव पेशेंट में वगैरह रहता है फ्रेंड्स ऐसे केसेस में। ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स थ्रोम्बोसिस की वजह से। ठीक है, बाद में थ्रोम्बोसिस में फ्रेंड्स ड्यूरिंग थ्रोम्बोसिस की ओरिजिन से स्ट्रोक वगैरह कैसे होता है फ्रेंड्स ड्यूरिंग स्लीप में ऐसे थ्रोम्बोसिस की वजह से होता है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, ड्यूरिंग स्लीप ये पेशेंट का जो स्ट्रोक वगैरह ऑनसेट होता है ऐसे ड्यूरिंग स्लीप वगैरह होता है। ठीक है, जनरली थ्रोम्बोसिस की वजह से वगैरह होता है। ठीक है, बाद में समझो एम्बोलिज्म की वजह से एट एनी टाइम ड्यूरिंग द एक्सर्शन पेशेंट जब लोग बहुत ज्यादा एक्सर्शन करता है तो बहुत ज्यादा एक्सर्शन से क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे एम्बोलाई वगैरह हमारे ब्रेन आर्टरीज में वगैरह फंस जाता है और वहाँ पे स्ट्रोक की ऑनसेट वगैरह होता है ऐसे केसेस में। ठीक है, इसलिए ऐसे एम्बोलिज्म की वजह से होता है ऐसे स्ट्रोक में जनरली ड्यूरिंग एक्सर्शन में होता है ऐसे केसेस में। ठीक है, बाद में जो हेमोरेजिक वगैरह रहता है फ्रेंड्स हेमोरेजिक स्ट्रोक वगैरह जनरली पेशेंट को जो हाइट ऑफ इमोशन या फिर इमोशनल स्ट्रेस वगैरह एकदम बढ़ जाता है ऐसे केसेस में। ऐसे फ्रेंड्स इमोशनल स्ट्रेस या फिर हाइट ऑफ इमोशन वगैरह ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा पेशेंट का एकदम सिस्टोलिक बीपी वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ता है और वहाँ पे हेमोरेजिक स्ट्रोक वगैरह होने के मैक्सिमम चांसेस बन जाते हैं ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए ऐसे समझो हाइट ऑफ इमोशन वगैरह ये हेमोरेजिक स्ट्रोक वगैरह वहाँ पे होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, और वहाँ पे ड्यूरिंग एक्सर्शन वगैरह एम्बोलिज्म की वजह से स्ट्रोक वगैरह वहाँ पे डेवलप हो सकता है और वहाँ पे थ्रोम्बोसिस ड्यूरिंग स्लीप वगैरह ऐसे थ्रोम्बोसिस की वजह से स्ट्रोक वगैरह डेवलप हो सकता है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा कि फ्रेंड्स थ्रोम्बोसिस में क्या होता है हमारे जो आर्टरीज में क्या होता है फ्रेंड्स आर्टरीज वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से वगैरह, और एम्बोलिज्म में क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे
जो मैक्सिमम कार्डियक ओरिजिन रहते हैं इम्बोलाई हमारे ब्रेन आर्टरीज में फर्स्ट वहाँ पे इस्केमिक स्ट्रोक वगैरह डेवलप करते हैं और वहाँ पे हेमोरेजिक स्ट्रोक भी बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ जाने की वजह से सिस्टोलिक बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वहाँ से ब्रेन आर्टरीज वगैरह बर्स्ट हो जाते हैं और वहाँ पे पेशेंट को पैरालिसिस के साइन वगैरह यहाँ पे दिख जाते हैं ऐसे केसेस में। ठीक है, ये 2 पॉइंट हम लोग देख लिया। अब हम लोग तीसरे पॉइंट पे जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे थ्रोम्बोसिस स्ट्रोक में क्या होता है, फिर वहाँ पे पेशेंट को हमेशा स्लो ऑनसेट रहता है, मतलब वहाँ पे डिसीज कैसे प्रोग्रेसिव होता है, वहाँ पे कैसे पेशेंट के सिम्टम्स वगैरह धीरे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे पेशेंट को समझो स्लो ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स रहते हैं और वहाँ पे धीरे प्रोग्रेसिव रहते हैं। और वहाँ पे एम्बोलिज्म में कैसा रहता है, एम्बोलिज्म में सडन ऑनसेट रहता है इन सेकंड में। ठीक है, वहाँ पे क्योंकि एम्बोलिज्म एकदम ब्लॉक कर देता है ना हमारे आर्टरीज को, और वहाँ पे भी सडन ऑनसेट रहता है पेशेंट के सिम्टम्स, विद इन सेकंड में पेशेंट को पैरालिसिस वगैरह डेवलप होता है। और वहाँ पे थ्रोम्बोसिस में क्या होता है, थोड़ा टाइम में पेशेंट को सिम्टम्स डेवलप होते हैं ऐसे केसेस में। ठीक है, और वहाँ पे हेमोरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है फ्रेंड्स, कैटास्ट्रोफिक प्रोग्रेस रहता है, मतलब वहाँ पे कैटास्ट्रोफिक प्रोग्रेस मतलब एकदम सडन डेवलप होता है और वहाँ पे पेशेंट क्या होता है, कई बार फैटल भी रहता है ऐसे केसेस में। ठीक है, समझे इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि पेशेंट वहाँ पे अनकॉन्शियस वगैरह या फिर वहाँ पे पेशेंट को अनकॉन्शियस वगैरह वहाँ पे एकदम फैटल साइन भी वहाँ पे दिख सकता है, इसलिए वहाँ पे कैटास्ट्रोफिक प्रोग्रेस रहता है, एकदम सडन ऑनसेट रहता है वहाँ पे भी। ठीक है, इस तरह से सिम्टम्स वहाँ पे देख लेना। ठीक है, इसकी वजह से फ्रेंड्स वहाँ पे थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, वहाँ पे हेमोरेजिक स्ट्रोक होने के हम लोगों को पता चल सकता है ऐसे केसेस में। ठीक है, बाद में फ्रेंड्स थ्रोम्बोसिस वगैरह रहता है, यहाँ पे पेशेंट में हेडेक ऑकेजनली प्रेजेंट होता है। जनरली फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, जो लार्ज आर्टरी इन्फार्क्ट्स वगैरह रहते हैं, जो लार्ज आर्टरी इन्फार्क्ट्स वगैरह रहते हैं ऐसे केसेस में फ्रेंड्स ये इन्फार्क्ट्स वगैरह रहते हैं ऐसे केसेस में फ्रेंड्स जनरली ये हेडेक वगैरह प्रेजेंट रहता है ऐसे थ्रोम्बोसिस के केसेस में। ठीक है, जनरली लार्ज आर्टरी इन्फार्क्ट्स में वगैरह हेडेक वगैरह ऐसे थ्रोम्बोसिस के केसेस में प्रेजेंट रह सकता है। एंड जनरली एम्बोलिज्म के पेशेंट में हेडेक अपसेट रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये हेडेक वगैरह ये एम्बोलिज्म के पेशेंट में अपसेट रहता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे हेमोरेजिक स्ट्रोक में जनरली सीवियर हेडेक रहता है। ठीक है, हेमोरेजिक स्ट्रोक में कैसे सीवियर हेडेक रहता है, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है ना, हेमोरेजिक स्ट्रोक में वगैरह क्या होता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है और इंट्राक्रैनियल प्रेशर वगैरह बढ़ जाने की वहाँ पे पेशेंट को सीवियर हेडेक रहता है। वहाँ पे फ्रेंड्स इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाने से 3 सिम्टम्स दिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर वगैरह ये वहाँ पे सिम्टम्स वैसे हेडेक रहता है, पेशेंट में वोमिटिंग रहता है, वहाँ पे पेशेंट को वैसे कोमेटस स्टेज वगैरह वहाँ पे हो सकती है या फिर कन्वर्जेंस वगैरह पेशेंट को बैठ सकते हैं। ये पेशेंट को जो 3 सिम्टम्स है ना, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर से 3 सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। यहाँ पे हेडेक, वोमिटिंग, पेशेंट को कोमा या फिर कन्वर्जेंस वगैरह, ये सब इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाने से सिम्टम्स डेवलप होते हैं पेशेंट में। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे अभी। ठीक है, ऐसे फिर थ्रोम्बोसिस जो ओरिजिन रहता है स्ट्रोक का, थ्रोम्बोसिस ओरिजिन स्ट्रोक में कन्वर्जेंस नहीं रहती या फिर सिनकोप वगैरह ऐसे पेशेंट में प्रेजेंट नहीं रहता। ठीक है, ये कन्वर्जेंस या फिर सिनकोप वगैरह है थ्रोम्बोसिस के पेशेंट में प्रेजेंट नहीं रहता। और वहाँ पर फिर एम्बोलिज्म के पेशेंट में सब जो देखा जाए तो वहाँ पे सिनकोप प्रेजेंट नहीं रहता, लेकिन कन्वर्जेंस कई बार पेशेंट में देखा जाता है। ऐसे केसेस में बहुत ही कम देखा जाता है, लेकिन कई बार कैसे सिनकोप तो नहीं दिखता, लेकिन कन्वर्जन के चांसेस वगैरह कई बार ऐसे पेशेंट में प्रेजेंट रहते हैं। वो एम्बोला है, लार्ज है या स्मॉल है, ये सब चीजें देखने के बाद ही वहाँ पे हम जो लार्ज आर्टरी एम्बोला वगैरह है तो ऐसे केसेस में फ्रेंड्स कई बार कन्वर्जेंस में देखा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ पेशेंट को जो हेमोरेजिक स्ट्रोक है, जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स यहाँ पे इंट्राक्रैनियल प्रेशर वगैरह बढ़ जाता है, आईसीपी इंक्रीज बढ़ जाता है, तो ऐसे केसेस में सिनकोप एंड कन्वर्जेंस वगैरह मैक्सिमम पेशेंट में प्रेजेंट रहता है ऐसे केसेस में। ठीक है, जो हेमोरेजिक स्ट्रोक और ऐसे केसेस में सिनकोप एंड कन्वर्जेंस वगैरह मैक्सिमम केसेस में प्रेजेंट रहता है ऐसे केसेस में। ठीक है, यहाँ पे फिर 6वां पॉइंट देख लेते हैं अभी। यहाँ पे जो कॉन्जुगेटिव जो डेविएशन ऑफ आइज वगैरह है ऐसे पेशेंट में थ्रोम्बोसिस में नहीं दिखता है। ठीक है, ये कॉन्जुगेशन ऑफ डेविएशन ऑफ आइज वगैरह है ये पेशेंट में थ्रोम्बोसिस के पेशेंट में थ्रोम्बोलिक ओरिजिन वगैरह रहता है स्ट्रोक के ऐसे केसेस में नहीं दिखता फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, और वहाँ पे जो एम्बोलिज्म में भी ऐसे केसेस में नहीं दिखता फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, लेकिन हेमोरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे कॉन्जुगेट डेविएशन ऑफ आइज वगैरह रहते हैं ऐसे केसेस में। ठीक है, वहाँ पे प्रेशर वगैरह बढ़ने की वजह से कॉन्जुगेट डेविएशन ऑफ आइज वगैरह ऐसे केसेस में प्रेजेंट रहता है हेमोरेजिक स्ट्रोक के पेशेंट में फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसके साथ साथ पेशेंट में समझो वहाँ पे जो थ्रोम्बोसिस के पेशेंट में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे वोमिटिंग और हिस्ट्री ऑफ इंट्राक्रैनियल प्रेशर वगैरह बढ़ता नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे क्या होता है हमारा जो ब्रेन आर्टरीज में वगैरह ब्लॉकेज की वजह से ब्रेन आर्टरीज में वगैरह क्या होता है फ्रेंड्स थ्रोम्बोसिस वगैरह होता है, तो वहाँ पे ब्रेन इस्केमिया वगैरह डेवलप होता है और वहाँ पे ब्रेन इस्केमिया वगैरह की वजह से यहाँ पे स्ट्रोक वगैरह डेवलप होता है, इसलिए वहाँ पे इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर वगैरह बढ़ता नहीं है और वहाँ पे पेशेंट को वोमिटिंग या फिर वहाँ पे स्टॉप वोमिटिंग वगैरह ऐसे पेशेंट में प्रेजेंट नहीं रहती। ठीक है, यहाँ एम्बोलिज्म के पेशेंट में भी वैसा रहता है, वहाँ पे वोमिटिंग वगैरह प्रेजेंट नहीं रहता, लेकिन हेमोरेजिक स्ट्रोक वगैरह रहते हैं वहाँ पे आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर वगैरह बढ़ जाने की वजह से वहाँ पे वोमिटिंग जनरली प्रेजेंट रहते हैं ऐसे केसेस में ड्यू टू इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ठीक है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाने की वजह से वहाँ पे पेशेंट में वोमिटिंग वगैरह पेशेंट में प्रेजेंट रहते हैं ऐसे केसेस में। ठीक है, प्रेशर के हम लोगों को कॉजेस देखना है, यहाँ पे कॉजेस वगैरह देखने के बाद हम लोगों को पता चल सकता है कि पेशेंट में थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म वगैरह स्ट्रोक वगैरह क्या है, ऐसा देख लेते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स जनरली जो थ्रोम्बोसिस के पेशेंट रहते हैं, थ्रोम्बोसिस
थ्रोम्बोसिस की वजह से स्ट्रोक वगैरह बढ़ता है। तो ऐसे में पेशेंट में जो कॉजेस रहता है जनरली एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, या फिर वहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से, या फिर कई बार क्या होता है इंक्रीज ओसीपीज की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से वगैरह, ऐसे केसेस में भी फ्रेंड्स क्या होती है थ्रोम्बोसिस वगैरह की वजह से ये स्ट्रोक वगैरह डेवलप हो सकता है ऐसे केसेस में, ठीक है। बाद में जो फ्रेंड्स इम्बोलिज्म है, इम्बोलिज्म जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स पहले ही थोड़ी देर पहले देखा कि इम्बोला जो होता है 90% कार्डियक ओरिजिन से इम्बोला ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। 90% रहते हैं कार्डियक ओरिजिन से इम्बोला, या यहाँ पे इसलिए एट्रियल फिब्रिलेशन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म वगैरह, या फिर बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, या फिर मैक्सिमम जो इम्बोला जो जैसे मैंने बताया कि इम्बोला सोर्स कैसे हार्ट है, यहाँ पे 90% जो केसेस रहते हैं ना इम्बोला के फ्रेंड्स, ये 90% जो इम्बोला के जो ओरिजिन रहता है कार्डियक ओरिजिन रहता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे जो इम्बोलिज्म वगैरह रहता है तो यहाँ पे जनरली कार्डियक ओरिजिन से इम्बोलिज्म वगैरह स्ट्रोक डेवलप हो सकता है, ठीक है। बाद में जो हेमोरेजिक स्ट्रोक है फ्रेंड्स यहाँ पे जो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, सिस्टोलिक जो एक आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन के पेशेंट रहते हैं, वहाँ पे सिस्टोलिक बीपी समझो 200 के ऊपर वगैरह जाता है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे हेमोरेजिक स्ट्रोक वगैरह डेवलप होने के चांसेस मैक्सिमम चांसेस बन जाते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। इसलिए अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन या फिर इल-ट्रीटेड वगैरह पेशेंट रहते हैं, ऐसे केसेस में जनरली हेमोरेजिक स्ट्रोक से हमारे पास आते हैं पेशेंट में, ठीक है। इसलिए हम लोगों को ये पता रहना चाहिए कि ये सिम्टम्स कौन सी पीरियड में कौन से सिम्टम्स वगैरह आते हैं, जैसे हमें पता रहना चाहिए, इससे हम लोग ये ओरिजिन पता कर सकते हैं और पेशेंट को जो ऑनसेट वगैरह है उसके हिसाब से हम लोग ये डायग्नोसिस बना सकते हैं, प्रोविजनल डायग्नोसिस बना सकते हैं कि इम्बोलिक ओरिजिन से स्ट्रोक बैठा है, या फिर थ्रोम्बोइड ओरिजिन से स्ट्रोक बैठा है, या फिर हेमोरेजिक स्ट्रोक वगैरह है क्या, ये सब चीज़ें हमें पता रहते हैं और वहाँ पे हम लोगों को वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन वगैरह करके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन फिर समझो पेशेंट हमारे पास समझो एकदम अनकॉन्शियस स्टेट में आता है, ठीक है, पेशेंट को अनकॉन्शियस स्टेट में आता है तो हम लोगों को वहाँ पे पता नहीं रहता कि पेशेंट को क्या हुआ है वगैरह, ठीक है। इसलिए पेशेंट को समझो हेडेक वोमिटिंग कोमा वगैरह है तो इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर वगैरह समझो वहाँ पे है, तो हम लोग एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बना सकते हैं कि यहाँ पे हेमोरेजिक स्ट्रोक वगैरह है। ऐसे केसेस में हमें इसलिए जरा सा हिस्ट्री टेकिंग प्रॉपरली लेना बहुत जरूरी रहता है, ठीक है। ये जरा सा डिटेल में समझने के लिए हम लोग एक तरह सा एक एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स कुछ दिनों पहले हमारे पास एक 56 इयर्स मेल पेशेंट आया था, ठीक है, हमारे पास एक 56 इयर्स मेल पेशेंट आया था, इन अनकॉन्शियस स्टेट में आया था, ठीक है। वैसे इन अनकॉन्शियस स्टेट में आया था, जो पेशेंट क्या कर रहा था फ्रेंड्स वहाँ पे उसके रिलेटिव हमारे पास लेके आए थे। पेशेंट क्या कर रहा था फ्रेंड्स वहाँ पे, पेशेंट ऑटो चलाते चलाते एकदम पेशेंट को सीवियर हेडेक हुआ, ठीक है। पेशेंट ऑटो चलाते चलाते पेशेंट को सीवियर हेडेक हुआ था और पेशेंट को एक वोमिटिंग हुई थी, ठीक है, सीवियर हेडेक हुआ था और वोमिटिंग हुई थी। वोमिटिंग के बाद पेशेंट क्या हुआ था एकदम अनकॉन्शियस स्टेट में गिर गया था। वहाँ पे पेशेंट सब वहाँ पे रिलेटिव्स वगैरह थे, वहाँ पे उसके रिलेटिव्स ने वगैरह हमारे पास आया था, ठीक है। हमारे पास आने के बाद हम लोगों ने पेशेंट की हिस्ट्री ली तो वहाँ पे पेशेंट के रिलेटिव ने बताया कि पेशेंट के वोमिटिंग ऑटो चला रहे थे और ऑटो चलाते चलाते उनको कैसे वोमिटिंग वगैरह हुई, वोमिटिंग होने पर पेशेंट अनकॉन्शियस हुआ था, ठीक है, अनकॉन्शियस हुआ था। इससे हम लोगों को पता चलता है कि पेशेंट वहाँ पे इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ गया था, ठीक है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर वहाँ पे बढ़ गया था और पेशेंट इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ गया था। फ्रेंड्स वहाँ पे हम लोगों को ये वोमिटिंग की हिस्ट्री है, उसके साथ साथ पेशेंट को अनकॉन्शियस हुआ था, ये हिस्ट्री है, ठीक है। बाद में पेशेंट को हम लोगों ने पूछा था कि पेशेंट को हेडेक वगैरह हुआ था, तो पेशेंट ने हेडेक वगैरह की भी कंप्लेंट बताए थे हमें, ठीक है। इसलिए पेशेंट में इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर वगैरह बढ़ गया था। हम लोगों ने इमरजेंसी सीटी स्कैन वगैरह किया पेशेंट को, तो हमें लार्ज इन्फार्क्ट वगैरह वहाँ पे दिखा था फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है, इंट्राक्रैनियल वहाँ पे ब्लीडिंग हुई थी, आईसी ब्लीड का पेशेंट था ये। ऐसे केसेस में फ्रेंड्स हमें क्या करना रहता है, इमरजेंसी में वहाँ पे आईसी ब्लीड वगैरह रहती है, ऐसे केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे हमें वहाँ पे इमरजेंसी इंटरवेंशन वगैरह करने पड़ते हैं। तो ऐसे केसेस में फ्रेंड्स हमें हिस्ट्री टेकिंग प्रॉपरली अच्छे तरह से लेना जरूरी रहता है। इसलिए हमें ऑनसेट ऑफ सीवीए वगैरह अच्छी तरह से पता रहना जरूरी रहता है, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोगों को ये सिम्टम्स वगैरह देखने के बाद हम लोगों को ये थ्रोम्बोसिस ओरिजिन से है या फिर इम्बोला ओरिजिन से है या फिर हेमोरेजिक स्ट्रोक वगैरह है, ये हम लोगों को ये हम डिफाइन करने में जरा सा आसान रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऑनसेट ऑफ सीवीए, ऑनसेट ऑफ पैरालिसिस से हम लोग ये ओरिजिन पता कर सकते हैं कि ये थ्रोम्बोसिस ओरिजिन से, एम्बोलिज्म ओरिजिन से या फिर हेमोरेजिक स्ट्रोक ओरिजिन से। इसलिए अच्छी तरह से ये ऑनसेट ऑफ सीवीए वगैरह हमें पता रहना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है।